हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको ट्रिकी वाईवीएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 12th आर्ट्स स्टूडेंट के लिए जियोग्राफी बुक 2 का पाठ 6 जल संसाधन लाया हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को चैप्टर 20 परिभाषा जो फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक तथा आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शानदार वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन और उसका परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों, जो फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जल संसाधन के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जल संसाधन के अंतर्गत जो जो आता है वो टॉपिक के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जल संसाधन के बारे में जानेंगे। इसके बाद जल संसाधन भारत के जल संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। भारत में जल की मांग और जल का उपयोग, जल संबंधित समस्याएं, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल का पुनरावृत्ति और जल संभर और वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, इस इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जल संसाधन। जल संसाधन क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से केवल 3% पानी पीने योग्य है। बाकी जितने प्रतिशत हैं वो समुद्री इत्यादि उसमें होते हैं दोस्तों। केवल हम लोग 3% पानी ही हमारे लिए पीने योग्य होता है। दूसरा का पॉइंट है, हर सामान्य व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। ऐसा ही कहा गया है दोस्तों, जल ही जीवन है। इसके बाद हम लोग जानते हैं भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% हिस्सा है, जबकि भारत में उपस्थित जल संसाधनों की मात्रा विश्व के 4% के बराबर है और विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जल संसाधनों का वर्गीकरण। जल संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ जल संसाधनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन, भारत में धरातलीय जल संसाधनों के मुख्य 4 स्रोत है जिसके माध्यम से जल को संग्रहित किया जाता है। पहला है नदी, झील, तिलैया, तालाब। भारत में कुल 10,360 नदियां एवं उपनदियां हैं, इनमें जिसमेम प्रत्येक उपनदी की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। इसका औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है, परंतु स्थलाकृतियों और अन्य दबावों के कारण इसमें से केवल 660 घन किलोमीटर जल का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग जानते हैं स्थलाकृति के कारण, दबावों के कारण इतना प्रतिशत पाया जाता है। यह 1896 की अनुसार है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं जल संसाधन का दूसरा का भाग, भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधन अर्थात जो भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है जल। तो भारत में भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा लगभग 2321 किलोमीटर
21 2321 घन किलोमीटर है। इसका लगभग 46% हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। भारत में बौद्ध जल का सर्वाधिक प्रयोग हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में किया जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, केरल राज्यों में भू जल संसाधन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं भारत में जल की मांग और जल का उपयोग। भारत शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के समय भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ऐसे में भारत में उपलब्ध जल कृषियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। लोग कृषि करते हैं। कृषि को बढ़ावा देने एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बहुउद्देशीय नदियों, घाटियों का परियोजनाओं को बनाया गया। उदाहरण के लिए भाखड़ा नागड़ बांध, हीराकुंड बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि, ये सब सिंचाई के साधन हैं। अब हम लोग जानते हैं सिंचाई के लिए जल की मांग। भारत में लगभग जल संसाधनों का एक बड़ा भाग कृषि में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इस वजह से उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत के लगभग पश्चिमी दक्कन क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिस वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से सिंचाई के लिए जल की मांग अधिक है। भारत में कृषि संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए बहुफसलीय व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। इसके लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिक उपज वाली फसलों की सिंचाई की मांग ज़्यादा होती है। जल संबंधित समस्याएं, क्या क्या समस्या होती है? देश में बढ़ रही जनसंख्या के कारण देश में जल की उपलब्धता घटती है। कृषि में उर्वरकता का प्रयोग के कारण जल प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को नदी एवं बहाए जाने के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। मनुष्यों द्वारा और जिम्मेदारी तरीके से जल उपयोगिता किए जाने के कारण जल संसाधनों में कमी आई है। भौम जल का अत्यधिक शोषण करने के कारण देश के कई क्षेत्रों में भौम जल के स्तर में गिरावट आई है। जल संसाधन के ये सब मुख्यतः समस्याएं हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग, और आपको बता दें कि कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाने से जल प्रदूषित हो जाता है। ये सब जल समस्या से संबंधित है, जो हमारे देश को जल को प्रभावित करते हैं। और भी समस्याएं हैं। अधिक लोग पानी को भी अच्छा से उपयोग नहीं करते हैं, बेकार पानी को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं जल को संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे किया जाए। जल मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसी वजह से जल का संरक्षण करना एवं उसका उचित उपयोग करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने के बाद पुनः नहीं मिलेगा दोस्तों। इसीलिए इसका अच्छी से संरक्षण प्रबंधन करना चाहिए। जल प्रदूषण का निवारण। भारत की कई मुख्य नदियों जैसे कि गंगा, यमुना जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। उद्योग द्वारा अपशिष्ट सीधा नदियों में बहाया जाना, लोगों द्वारा नदियों में कचरा डाला जाना इसका मुख्य कारण है। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में बहाने से रासायनिक मुक्त किया जाए।
अगर इस समस्या से अगर जल प्रदूषण को निवारण करना है तो कल अपशिष्ट पदार्थों को नदी में नहीं बहाना चाहिए और उसका अच्छा से उपयोग करना चाहिए। जल का पूर्ण चक्रण एवं पुनः उपयोग। जल का पूर्ण चक्रण एवं पुनः उपयोग करके जल संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि हम जल को पुनः उपयोग, जो जल बेकार होता है उसे एक जगह स्टोर कर देना चाहिए और उसको अच्छी से सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वह अच्छा रहे और उसका उपयोग हम कर सके। इस प्रकार हम जल चक्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल संभार प्रबंध। जल संभार प्रबंध के अंतर्गत बहते जल को रोककर अलग अलग विधियों जैसे कि अंतर स्राव, तालाब, पूर्ण भ्रमण कोष आदि के द्वारा भौम जल का पूर्ण चक्रण किया जाता है। जैसे कि कोई भी नदी अगर बरसात में पानी उनी आता है तो उसे एक जगह टंकी या डैम या बांध कर उस पानी को रोककर हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। इसकी सफलता मुख्य रूप से समाज के सहयोग पर निर्भर करती है। इससे संबंधित कार्यक्रमों को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा एनजीओ द्वारा चलाया जाता है। अगर हमें पानी को सुरक्षित रखना है, उदाहरण के लिए हरियाणा जैसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया नीरू जल, जिसे आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया जाता है, असवारी पानी संसद, इसे राजस्थान की सरकार द्वारा चलाया जाता है। इन सभी के कारण जल संग्रह होता है। अब हम लोग जानते हैं वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल के पानी को कैसे संग्रहित किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रह से अभिप्राय वर्षा के दौरान जल को एकत्र करके भविष्य में उपयोग करने से है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों, तालाबों और झीलों में वर्षा के जलों को एकत्र किया जाता है। यह धीरे धीरे जमीन में चला जाता है जिससे भौम जल की आपूर्ति होती है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रह कुंड एवं टाका नाम से प्रचलित होता है। राजस्थान में लोग अपने छत को सीढ़ीनुमा और त्रिभुजाकार टाइप के बनाते हैं और उसी के छत के पानी को एक टंकी में जमा कर देते हैं। इस प्रकार वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। यहाँ भी गांव देहात में भी लोग कहीं कहीं गड्ढा, डोभा इत्यादि का निर्माण करते हैं जिससे जल को संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आपने जान लिए और मेरे इस जल संग्रह के बारे में मैंने आप लोग को अच्छा दिए और मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें और इसे शेयर करने तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों।